नाजरीन, एक बार फिर खैर मकदम है आपका हमारे चैनल फोर्थ व्यू में, और प्रोग्राम भी फोर्थ व्यू ही है। तो नाजरीन, हमने आपसे वादा किया था कि हम बाबा साहब ने अगर जिक्र किया था कि हम लोग जो हैं वो क्वाड कोर में शामिल हैं। तो क्वाड कोर क्या है और क्यों हम इसमें शामिल हैं, और हम इससे क्या बेनिफिट चाहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो क्या है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। और बाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत थैंक यू, जजाकल्ला खैर। जनाब, आपने जिक्र किया था कि क्वाड कोर में हम लोग हैं, यानी कि हम क्वाड कोर मतलब हम चार जो कंट्री हैं, जिनमें से अमेरिका मुख्य है, उसके बाद हम हिंदुस्तान हैं, उसके बाद जापान है, और ये इसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या चाहता है क्वाड कोर, और क्यों बना क्वाड कोर? देखिए जी, पहली बात तो यही है कि हम चार ही क्यों हैं और हम क्यों हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अमेरिका की पालकी उठाने वालों में तो नहीं है कहीं। ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। नहीं, इस सवाल अमरीका को आप सुनिए सुनिए, आपसे ये सवाल तब उठा सकते हैं जब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बेसिकली हमारा समंदर ना हो, इस समंदर में हमारा जो है राहदारी, हमारा अधिकार ना हो, ये समंदर हमारे नाम पे ना हो। हम तब तो कह सकते हैं आपके जो है इस मामले में कि ऑस्ट्रेलिया से लेके और ये पूरे रशिया को टच करते हुए आगे निकल जाता है। इस समंदर में बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है, और पूरे एशिया को ये कवर, मतलब इस तरह के एशिया को जिसमें खास तौर से भारत का इन्फ्लुएंस है, जो जिसे आप गौर से देखते हैं तो हमारा गहरा इंटरेस्ट इसमें पाया जाता है। इसमें हम इससे अलग कैसे रह सकते थे आपकी नजर में? ऐसा है कि आप भी कहीं ना कहीं बुजुर्ग आपके राजघरानों से रहे हैं, और आपको अच्छी तरह याद होगा कि नवाब साहब सलाम के नाम पे जागीर भी दे देते थे और जमीन भी छीन लिया करते थे कि मियां साहब को सलाम करके निकल गया, इसकी काश्तकारी खत्म। तो उसी वही बात आपके जहन में है या हमारे जहन में है या हमारे भक्तों के जहन में है कि हमारे नाम से है, जबकि रशिया, चाइना और बाकी देश उसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। और 1971 से पहले उसको पाक पैसिफिक कहा करता था अमेरिका। तो नाम बदलने से सर लोकेशन नहीं बदल जाती, हमारे पास बहुत इस बड़ा समंदर देखिए है। जनाब, हाँ, इस समंदर से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि हमारी सरहदें उस समंदर से मिलती हैं, हमारे पोर्ट है, हमारा इंटरेस्ट है। नहीं, हमारी सरहद तो अरब सागर से भी मिलती है, जहां सबसे ज्यादा व्यापार हमारा होता है, और हिंद महासागर से भी मिलती है। जो सामरिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, वहीं से हम दुनिया को जोड़ते हैं। हमसे ज्यादा जरूरत उस समुंदर, उस राहदारी की या तो अमेरिका को है या रूस को है, ये चाइना को है। चाइना ने उस पर कब्जा करने के लिए अपने छोटे छोटे टापू बना लिए, जिसको साउथ चाइना सी कहते हैं। वहां उसने अपनी जी। सेनाएं लगा दी, सब कुछ कर दिया। क्योंकि आप आज तक का अगर इतिहास देखें तो अमेरिका कभी किसी भी देश से, किसी भी जगह से सीधा लड़ने के लिए नहीं गया। वो हमेशा किसी को आगे लगाता है, चाहे वो कहीं भी गया हो। यहां तक कि अफगानिस्तान जैसे छोटी सी जगह में भी वो अपने साथ 48 यूरोप और नाटो के लोगों को लेकर आया था। अब यहां उसको कोई दूसरे मिले या नहीं मिले, वो मेरी जानकारी में नहीं है, और है तो कहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूसरे के फट्टे में हाथ डालने वाली बात है। लेकिन जैसे नहीं तो इसको उम्मीद थी कि वियतनाम आएगा या ताइवान आएगा, और ये सामने से हम उसको चाइना को रोकेंगे, यहाँ कोई भी नहीं आया। इस टाइम सबसे आगे सिर्फ हम हैं। नहीं, मगर एक बात मैं आपको यहाँ एक बात थोड़ा सा टच करता हूँ बाबा साहब। आप ये मत भूलिए कि इसी समंदर की सरहदों में वियतनाम है, यहाँ पर आपका हांगकांग है, आपका माफ कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ताइवान है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, फिलीपाइंस है, और इन तमाम इलाकों में पहले से जापान इसी समंदर में मौजूद है। पूरे इलाके में जापान बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का। ताइवान के में बहुत गहरे इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, और बाकायदा उसके साथ इन्फ्लुएंस और व्यापार भी जारी है। आप मना नहीं कर सकते कि हांगकांग में और
इस पूरे इलाके में इवन हिंदुस्तान तक जो है वो काफी इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के पाए जाते हैं। और फिर ये मत भूलिए कि ये इतना बड़ा बाजार है कि इसी समंदर के चारों तरफ इंडोनेशिया, मलेशिया, 18 से ज्यादा मुल्क है जो आगे आने वाले दिनों में इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगे दुनिया की, और बहुत तेजी से वो तरक्की कर रहे हैं। तो यहाँ इस इलाके को आप अमेरिका क्यों, एक व्यापारी देश है, उस अपनी सामरिक दृष्टि से जरूर देखेगा, और चीन को अकेले कब्जा क्यों करने देगा? नहीं तो उसमें अमेरिका के हित और अहित जुड़ गए ना सर, हमसे ज्यादा तो उसमें इंटरेस्ट अमेरिका का ज्यादा है। अब हम अमेरिका के अगर इंटरेस्ट देखिए, एक एक बात बताइए, मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत और चाइना का व्यापार बढ़ रहा था, भारत में बैंक से लेके और प्रोजेक्ट से लेके भारी इन्वेस्टमेंट चाइना का हो रहा था, मगर हम जो है अमेरिका के साथ भी उसी तरह का व्यापार कर रहे थे, इजराइल के साथ भी उसी तरह का व्यापार कर रहे थे। अकेले चाइना को तो इसमें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अलबत्ता इसी राहदारी में रूस का गहरा इंटरेस्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, रूस का इंटरेस्ट तो इसलिए है कि वहां सेंट पीटर्सबर्ग उनका एक ही अकेला बंदरगाह है, वो भी साल में 4-6 महीने चलता है, बाकी दिन वो रहता है। उनके पास गर्म पानी का कोई समंदर नहीं है, उसका अपना इंटरेस्ट अपनी जगह है। लेकिन आप सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारा क्या इंटरेस्ट है कि हम दूसरे के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। आप यहां आए ना, जहां तक आपने जापान की बात की है, जापान अमेरिका का आप मानते हैं सहयोगी है, और एक तरीके से माना जाए तो वो अमेरिका की कॉलोनी है। हांगकांग चीन का हिस्सा है, उसमें कोई दो राय रही नहीं, खत्म हो गया, वो तो कहानी खत्म हो गई। नहीं वो अभी जो वहां पर जो नया कानून आ गया है। नहीं, नया कानून आ गया है, मगर अमेरिका के गहरे इंटरेस्ट है वहां पर, और बाकायदा एक दूसरे पर हांगकांग को लेकर चाइना और अमेरिका एक दूसरे पर बरहम है, और इल्जाम आराइयां चल रही हैं बाकायदा। सर इल्जाम देखिए, इस तरीके के इल्जाम तो हमेशा हर देशों में रहते हैं। जैसे हम पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं बलूचिस्तान का, पाकिस्तान हम पे इल्जाम लगाता है हमारे कश्मीर को लेकर। तो ये सब इल्जाम तो चलते रहते हैं। इन इल्जामों को, यहाँ तक कि हम नेपाल पर इल्जाम लगाते हैं तराई और मधेशियों को लेकर। तो ये इल्जाम अपनी जगह। साहब, हम बिल्कुल आते हैं अगले 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 पड़ाव में, मगर पहले वही रहते हैं, उसको थोड़ा सा फिनिश करते हैं। क्या आपकी इजाजत हो तो मैं क्या समझता हूं इस मामले को लेके, मैं कुछ अपनी राय रखूं? जी बताएं जनाब नाज़रीन, बात यह है कि क्वाड कोर को लेकर जो स्ट्रेटजी, ओपन राहदारी यानी फ्रीडम कॉरिडोर को लेकर हमने अमेरिका के साथ जो है संधियां की, समझौते किए, इसमें कोई शक नहीं है, और यहां अकेले चीन को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, ये भी सही है। मगर बात इससे थोड़ी आगे है। आगे का मसला ये है कि जैसा हमने जिक्र किया कि अगला बड़ा बाजार होगा, और मैं ये देख रहा हूं कि तमाम प्रेशर यूरोपियन यानी जो पूंजीवादी लोग हैं, जो इंडस्ट्रीवादी लोग हैं, जो बाजार पर अपना कब्जा रखना चाहते हैं, वो साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर के तमाम खित्तों तक और ऑस्ट्रेलिया तक इस पूरे बाजार को कनेक्टिंग करके अपने प्रेशर, अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। अकेला चीन वन बेल्ट वन रोड, संघाई सहयोग संगठन या तमाम अपने प्लान पर अकेला चला जाए, ऐसा अमेरिका होने देना नहीं चाहता है। अमेरिकन लॉबी पूरी तरह से भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। ये एक प्रेशर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, चाहे आपका यूरोपियन बाजार जो है वो डूब जाए, क्योंकि इसमें कोविड-19 का भी बहुत बड़ा हाथ है, मगर उसके बाद भी ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये लड़ाई जो है यूएसएसआर के विघटन से शुरू हुई थी, और इस पूरे खित्ते पर अपनी बर्तरी को हासिल करने वाला जो है पश्चिमी जगत आगे बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते पुतिन ने बीच में इनके कदमों को रोक दिया। और जब क्रीमिया और यूक्रेन को लेकर और चीन के इन जजीरों को लेकर भी पूरा प्रेशर बना दिया गया था, तो चीन और रशिया ने अपने आपस में एक कोलेशन किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर बहुत हथियार और बहुत एडवांस हथियार रशिया के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बहुत पैसा, बहुत डॉलर चाइना के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तकनीक, गुड प्रोडक्ट और हथियारों की बात चाइना की मैं छोड़ देता हूं, पर बाजार उसके पास है। तो पुतिन और शी जिनपिंग के इस कोलेशन ने
दुनिया में जाकर अपने प्रेशर, अपने रसूख को दिखाया, अपनी ताकत का मुजाहरा सीरिया के और इलाकों में किया, और उसके बाद वहां से भाग खड़ा होना पड़ा इजरायली ताकतों को, भाग खड़ा होना पड़ा अमेरिकी ताकतों को, और अमेरिकन इंटरेस्ट के बहुत गहरे होने के बावजूद यहाँ चाइना और रशिया के कोलिशन से, चूंकि चाइना पैसा इंस्टॉल कर रहा है और रसिया उनको हिफाजत दे रहा है, ताकत दे रहा है, तो इस जोड़ी को प्रेफर किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो क्रीमिया और इस साउथ चाइना सी का प्रेशर था, इन्होंने टोटल खाड़ी में ले जाके उसको उतार दिया और एक तरह से आईना दिखाने का काम किया। अलबत्ता ये प्रेशर अपनी जगह पर है, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन आपको और बताता चलूं कि लेबनान, गोलान की उन पहाड़ियों में से भी बहुत सारे हिस्से सीरिया ने वापस ले लिए, जिन पर कब्जा किए बैठा हुआ था इजराइल। तो इसका मतलब ये ताकत जो है वो इतनी बड़ी है कि जो अमेरिका के तमाम इंटरेस्ट होने के बाद, इन्वेड के बाद, उसको डिफीट करके वहां से किक आउट कर दिया गया है, ऑलमोस्ट किक आउट समझिए। अब वो उस प्रेशर को भी मल्टीप्लाई करके साउथ चाइना सी की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि चीन और रूस के कोलिशन को तोड़ना और इनके बढ़ते हुए व्यापारिक और ताकत को रोकना ही पश्चिमी जगत का की प्रायोरिटी है। मगर इसमें मैं ये देख रहा हूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से चीन के साथ बहुत सारे देश जो नाटो का हिस्सा थे, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे, अमेरिका के साथ खड़े थे, धीरे धीरे वो छटक कर चीन की गोद में आना शुरू हो गए हैं। यानी यहाँ चीन जो है व्यापारिक दृष्टि से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो ये जो ट्रेड वॉर है उसमें जंग हारते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब वॉर जो है ट्रेड वॉर के अलावा, वो शीत युद्ध की तरह के वॉर की तरह कैसे साउथ चाइना सी में और प्रशांत महासागर में होगी, कि देखने वाली बात होगी। मगर प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ, जर्मनी से भी अपने फौजियों को निकालकर, और तमाम जो है अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस इलाके में अपनी फोर्सेस बढ़ाई जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच, ताइवान के बीच, हांगकांग में डिस्टर्बेंस की जाए, और किसी तरीके से चीन को चारों तरफ से उलझाने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि चीन उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए भारत के साथ इस इलाके में उलझ रहा है, ताकि हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने की वजह से अमेरिका का, तो क्वाड कोर का पार्टनर होने की वजह से वो अपने प्रेशर को लद्दाख में और कश्मीर में और इस तमाम इलाके में, डोकलाम में, इस इलाके में अपने प्रेशर को रिलीज करना चाहता है चाइना, ताकि हम साउथ चाइना सी में बड़ा जो फ्रीडम कॉरिडोर हमको चाहिए अपने व्यापार के लिए, क्योंकि हमारी भी इंडस्ट्री होगी, हमारा भी उद्योग होगा, हम भी एक्सपोर्ट किया करेंगे, हम भी बहुत सारी दुनिया पे विश्व गुरु हमको भी बनना है, और हम इन ताकतों से पीछे रहना नहीं है। इस तमाम बाजार में हमारा माल बिकेगा। अब हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, तो हम जो माल बनाएंगे इसी इलाके में बेचेंगे। उसके लिए हमको ये फ्रीडम कॉरिडोर जो है ओपन चाहिए, चीन की दादागिरियां नहीं चाहिए। ये टोटल गेम है। तो कुल मिला के इस गेम को आप समझ गए होंगे कि अब ये प्रेशर जो है वो क्यों इस इलाके से घूम फिरकर चाइना इसको कश्मीर और लद्दाख और दूसरी सरहदों में हमको फैलाना या उलझाना चाहता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मुझे थोड़ी बहुत जितनी समझ में आई आपको समझाई, बाकी पावा साहब से समझ लेते हैं। कितने सहमत हैं पावा साहब आप इस बात? नहीं, आप बिल्कुल 500% आप जो बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय मीडिया में कोई इस स्तर की बात करता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके दर्शक काफी समझदार हैं, आपके इशारे भी समझते हैं और बात भी समझते हैं। मैं घूम फिर के फिर भारत में ही आता हूँ जी आइए। कि ऐसा क्या हुआ, हमारी कहाँ गलतियां रह गई कि जो चीन हमारे बराबर का है, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि हम उससे बड़े हैं, क्योंकि हमारी पुरानी सभ्यता है, हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारा नेतृत्व बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है हमारे पास। इतना होने के बावजूद भी क्या कारण रहा कि आज नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, और बांग्लादेश ने भी हमारे विरुद्ध अभी एक बयान दिया है। सुनने में आया है कि भूटान ने भी पानी रोक लिया है आसाम में, जिसको लेकर वहां प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ हमसे, ये क्या गलतियां रह गई हमारी? जहां तक नेपाल का सवाल है, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान पर भी हम बात करेंगे, और ये सब बातें अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है उसके लिए एक 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 लगातार एक प्रोग्राम शायद ज्यादा बेटर नहीं रहेगा कि हम इससे एक ही प्रोग्राम में बात कर दें।
तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि नेपाल में क्या हुआ, क्यों नेपाल नाराज हुआ, क्यों भूटान में भी हलचल हो रही है, क्यों बांग्लादेश भी नाराज हो रहा है, और क्यों अब ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि जो डोकलाम के मसाइल है, जो अब माफ कीजिएगा, लद्दाख में जो हालात है, जो हमारी तरफ से जो खबरें आ रही है कि भाई सेनाएं पीछे हट जाएंगी, वो अब शांति अमन हो जाएगा। तो नाजरीन देखिए, यहाँ पर पावा साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये सेनाएं पीछे हटेंगी कि नहीं हटेंगी, वार होगी कि नहीं होगी, किन कारणों से जो है तनाव घटेगा या बढ़ेगा, इस पर हमें बात करनी पड़ेगी विस्तार से। ये शायद आपको तकलीफ ना हो, आप छोटा छोटा करके एक एक सब्जेक्ट को समझें, ये हमारी कोशिश है। तो अगला एपिसोड आपके लिए होगा नेपाल टू लद्दाख, और उसी में हम कोशिश करेंगे समझने की कि नेपाल के साथ झड़पें किस स्तर की हो सकती हैं, और डोकलाम माफ कीजिएगा लद्दाख में क्या हो सकता है। यानी अमन होने जा रहा है जैसा कि खबरें आ रही हैं, सरकार भी कह रही है, या नहीं होने जा रहा है। इस पर हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने की, इसे सुलझाने उलझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सही स्थिति का पता चल सके कि इसके देश के अंदर क्या असर होंगे, बाहर क्या असर होंगे, ये असर होंगे भी कि नहीं होंगे, और हम आगे जो है किस तरफ बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ या उलझन की तरफ, इस पर हम जरूर बात करेंगे। पावा साहब, इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन थैंक यू आपका सर। भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी देर झेला। पावा साहब को तो खैर आप पसंद करते हैं, पर मेरी तो आप जानते हैं आदतें ऐसी हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे किए गए वादे के मुताबिक फिर से इकट्ठा होते हैं, और कोशिश करते हैं हम आपको बताएं कि आगे क्या हो रहा है। बताएं का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, मुद्दों और फैक्ट पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इंतजार करिए अगले एपिसोड का। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।